स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है। तो बताए थे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टामेन होता है। स्टामेन के बारे में बताया था ऐसे स्ट्रक्चर बना करके कि स्टामेन जो होते हैं दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। ये एंथर था और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था इसको क्या बोले थे? फिलामेंट। और बताए थे कि जब इसका टीएस देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके ऐसे देखेंगे और उसके बाद से ऊपर वाला कवर हटा के, ढक्कन हटा करके इसके इंटरनल पार्ट की जब स्टडी हम करेंगे इस प्रकार से, ऐसे इस वाले एरिया का, तो डायग्राम ऐसे रियल में बना के दिखाए थे कि एक्चुअल में डायग्राम एनसीईआरटी ऐसे ही बना के एक्सप्लेन करती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे है क्या बताए क्या थे? ये एक एंथर है, वो भी कौन सा एंथर? मैच्योर एंथर है। अच्छा, मैच्योर एंथर में ये वाला रीजन क्या है? ये पार्टीशन है। इस पार्टीशन के इस साइड में जो होता है एक लोब होता है और इस पार्टीशन के दूसरे साइड में क्या होता है? दूसरा लोब होता है। अच्छा, एक लोब में दो पॉलन सैक होते हैं और हर पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स भरे पड़े रहते हैं। ये इतनी बातें बताया था। और पॉलन सैक तभी हम देख पाएंगे, तभी पॉलन ग्रेन्स हम देख पाएंगे एंथर में जब एंथर पूरी तरीके से मैच्योर हो गया होगा, विकसित हो गया होगा, ठीक। लेकिन अगर एंथर मैच्योर नहीं है, कली अवस्था में अंदर बंद है और वो इमैच्योर है, अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं है, तो उसमें कोई भी पॉलन सैक नहीं होगा, उसमें कहीं पॉलन ग्रेन्स नहीं होंगे। मतलब उसमें जो चारों थैलियां होंगी वो खोखली नहीं होंगी और पूरी तरीके से पैक रहेंगी। अच्छा, वो पैक किससे रहती हैं? तो यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाए हैं, तब का ये डायग्राम है जब ये एंथर यंग रहा होगा, मैच्योर नहीं रहा होगा, पूरी तरीके से विकसित नहीं रहा होगा। उस दौरान इस प्रकार की डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, इसको पैक करके रखती हैं। इसमें कहीं भी कोई भी पॉलन सैक नहीं होता, कहीं पॉलन ग्रेन्स नहीं होता। इसका मतलब जैसे जैसे यंग एंथर धीरे धीरे विकास करता गया होगा, उसमें कहीं न कहीं कोई प्रोसेस चली होगी, कोई घटना चली होगी, जिसकी वजह से ये सारी की सारी लेयर्स अपने आप को खोखली कर दी होंगी और इसमें पॉलन ग्रेन्स बना दी होंगी और वो बाद में पॉलन सैक और पॉलन ग्रेन्स कहलाए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हम क्या हेडिंग डलवाए थे? हेडिंग डलवाए थे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु धानी। अच्छा, बोले भी थे कि ऐसे डायग्राम बना लेना, और इसमें अभी हम क्या करते हैं, अभी डायग्राम ही बनवाए थे तो एक दो पॉइंट लिख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक ना। देखना, ये समझो, सपोज करो इसमें कहीं पॉलन सैक नहीं है, इसमें कहीं पॉलन ग्रेन्स नहीं है। जब पॉलन ग्रेन्स नहीं है ये और कोई पॉलन सैक नहीं है तो समझ जाना ये अभी एंथर मैच्योर नहीं हुआ है, अभी एंथर यंग है, पूरी तरीके से नादान है। तो उस दौरान ये जो होती हैं इस टाइप की स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। यानी जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, समझ जाना यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। यही माइक्रोस्पोरेंजियम है। मतलब यहाँ पे भी माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यानी टोटल पूछा जाए दो लोब में, दो लोब वाले एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं तो बताएंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें लेयर्स के बारे में देख लेते हैं। पूछा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम कितनी लेयर से मिलकर बनी होती हैं, तो बताएंगे कौन कौन सी लेयर से? 4 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, फिर उसके नीचे मिडिल लेयर, फिर उसके नीचे टैपिटम। यही 4 लेयर्स होती हैं। इसको लेयर्स में काउंट नहीं करते हैं, किसको? स्पोरोजिनस टिश्यू को। क्यों? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, ये सेंटर में पाई जाती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में पाई जाती हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, ये लेयर के फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं। इस नाते स्पोरोजिनस टिश्यू को लेयर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सीधे पहली पॉइंट लिख सकते हैं क्या? इच माइक्रोस्पोरेंजियम। इच माइक्रोस्पोरेंजियम consists of 4 wall layers। 4 लेयर्स मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन सा यहाँ पे लिख लेते हैं। देखना, पहली वाल लेयर्स कौन है? एपिडर्मिस। उसके बाद से दूसरी वाल लेयर्स कौन है? इसके जस्ट, ये पहली वाल लेयर्स है जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर है। इसके जस्ट नीचे कौन है? एंडोथीसियम। तो यहाँ पे लिख देते हैं कौन? एंडोथीसियम। फिर उसके बाद से एंडोथीसियम के जस्ट नीचे 2 लेयर में पाई जाती है, लेकिन कभी कभी 3 लेयर में भी पाई जाती है। इसको कहते हैं मिडिल लेयर। यानी मिडिल लेयर जो होता है ये 2 लेयर में भी पाई जा सकती हैं, 3 लेयर में भी पाई जा सकती हैं मिडिल लेयर्स। और चौथा जो लेयर है, ये रेड लाइन से जो लेयर दिखाए हैं, इसी को कहते हैं क्या? टैपिटम। ये टैपिटम होता है, ठीक।
इतनी बातें पूछी जाती है कि माइक्रोस्पोरेंजियम कितने लेयर से बनी होती है, तो हम सीधे बताएंगे 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सा? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। अब यहाँ पे फंक्शन पूछा जाता है कि इनके फंक्शन क्या है, तो कैसे बताएंगे? देखना, ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है यानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये जो 3 लेयर होती हैं, इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्ट करती हैं? इन तीन लेयर के अंदर जितने भी मटेरियल हैं उन सब को प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षा देना, क्योंकि अभी एंथर यंग है, पूरी तरीके से विकसित नहीं है, तो प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। ठीक। दूसरा, इन एंथर में ये जो मोटी दीवार बना के रखी है, ये मोटी दीवार जो बना के रखी है बाहर की, यही 3 लेयर बना के रखती हैं ताकि हमारा एंथर मजबूत रहे, जल्दी से मतलब आसानी से डिस्ट्रॉय न हो, नष्ट न हो। इस नाते हम पहला फंक्शन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोटेक्शन, परफॉर्म प्रोटेक्शन, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन लिख सकते हैं, द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ये लाइन लिखेंगे, पहला ये वर्क हो गया, पहला फंक्शन हो गया एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स का। तो कोई पूछे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर का काम क्या है, सीधे कहना है प्रोटेक्शन देना। ठीक ना। अच्छा, दूसरा काम क्या है देखना, सपोज करो एक समय था जब ये एंथर जो है पूरी तरीके से पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। जब एंथर पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब यहाँ पे पॉलन सैक बन जाएंगे यानी थैली बन जाएगी, और उन हर पॉलन सैक में ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनको पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। यही पॉलन ग्रेन्स अब एक समय आएगा जब ये बाहर निकलना चाहेंगे, ये पूरी तरीके से पैक है और ये बाहर निकलना चाहेंगे, तो बताया था यहाँ किनारे से देखेंगे तो यहाँ पे लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है। इसको क्या बोलते हैं? इस ग्रूव को, इस खांच को, हम इस गड्ढे को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ डेहिसेंस। वह लाइन जहाँ से ये एंथर फटेगा, एक समय आएगा और सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल आएंगे। तो इस लाइन ऑफ डेहिसेंस को भी कौन बनाते हैं? यही एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, तीनों लेयर बनाती हैं। ठीक। लेकिन इस लाइन ऑफ डेहिसेंस पे जहाँ से एंथर को फटना होता है, इस वाली जगह पे ये तीनों लेयर बहुत पतली दीवार के रूप में होती है, बाकी दूसरी जगह पे मोटी दीवार के रूप में होती हैं। यहाँ पे मोटी दीवार के रूप में है, लेकिन यहाँ पे तीनों लेयर जो होती हैं पतली होती हैं। क्यों? क्योंकि एक समय आएगा जब एंथर फटेगा तो यही तीनों लेयर जो होती हैं आसानी से फट सके, इस नाते पतली होती है। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर ये एंथर के फटने में भी हेल्प करती हैं। तो दूसरा फंक्शन हम लिख सकते हैं कि दीज थ्री लेयर्स हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ, डेहिसेंस मतलब फट जाना, इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक। अच्छा, अब आता है ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसको कहते हैं टैपिटम। इस टैपिटम का फंक्शन पूछा जाता है, इसका क्या है? तो टैपिटम के बारे में पहले 1-2 बातें हम ये सीखते हैं कि टैपिटम की एक सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। देखना, यहाँ पे अगर हम टैपिटम की एक सेल्स को निकाल दें, जैसे यहाँ पे टैपिटम की एक सेल्स को बाहर निकाल लिए, ये जो टैपिटम की एक सेल्स है इन सब की कंपैरिजन में लार्ज साइज की होती है। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि टैपिटम की हर एक सेल बड़े बड़े साइज की होती है। तो टैपिटम में पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि टैपिटम हैविंग लार्ज सेल्स, इनमें क्या होती हैं? लार्ज सेल्स होती हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम क्या देख सकते हैं कि ये जो टैपिटम की सेल्स होती हैं इनमें एक ही न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। बाकी जनरली हर एक सेल्स में एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पे जो टैपिटम की सेल्स हैं इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ठीक ना। जब किसी सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे अभी इग्नोर करते हैं, इसको बाद में बताएंगे। पहले इतना जानो कि एक सेल में जो होते हैं मोर देन 1 न्यूक्लियस यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम टैपिटम के बारे में क्या लिख सकते हैं कि टैपिटम हैविंग मोर देन 1 न्यूक्लियस, मोर देन 1 न्यूक्लियस पर सेल, हर एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तीसरी खास बात क्या हम देखेंगे,
हर ये जो टैपिटम की एक एक सेल्स है, हर एक सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, यानी इन हर एक सेल में, एक एक सेल में खाने पीने का मटेरियल रखा होता है। और ये खाने पीने का मटेरियल किसको देती हैं? इनके अंदर जो भी सेल्स हैं उनको खाना पीना खिलाती हैं, उनको पोषण देती हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। बात समझ में आ रहा है? ये जो टैपिटम की एक एक सेल्स होती हैं, इनमें खाना स्टोर रहता है, भोजन संचित रहता है। यही भोजन ये किसको देंगी? अपने अंदर जो भी दूसरे टाइप के सेल्स हैं, जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू है तो उसको पोषण देंगी। कल को कोई दूसरा सेल्स आ जाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू के जगह पे तो उनको पोषण देंगी। यानी एक फंक्शन हम क्या देख लिए और कि प्रोवाइड नरिशमेंट, पोषण देना। तो प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना, प्रोवाइड नरिशमेंट। तो इतनी बातें हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में लिख सकते हैं। सीधे हेडिंग डलवाए थे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर बोले थे डायग्राम बना लेना, फिर उसके बाद से देखो इतनी सारी पॉइंट्स आप लोगों को तैयार है। अपनी मर्जी से आप लोग एग्जाम में खुद लिख के चले आ सकते हैं। क्यों, कैसे? सीधे पहला पॉइंट यही लिख सकते हो कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है 4 लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, ठीक। और सेंटर में कौन होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। इतनी बातें तो लिख सकते हो। फिर उसके बाद से लिख सकते हो कि इनका फंक्शन क्या है हर एक लेयर का। तो क्या बताएंगे कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये जो 3 लेयर होती हैं, ये 3 लेयर प्रोटेक्शन का काम करती हैं, प्रोटेक्शन परफॉर्म करती हैं। और क्या करती हैं? इस एंथर के फटने में भी हेल्प करती हैं। 2 काम हो गया। तीसरा जो है टैपिटम की सेल्स जो होती हैं ये लार्ज साइज की होती हैं, इनमें न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होता है, इसमें खाना स्टोर रहता है, ये पोषण देती हैं, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये इतनी बातें आसानी से आप लिख के आ सकते हैं। अब देखना अगला हेडिंग रहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है इसको समझाते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणुओं का जनन होगा, इसका मतलब लघु बीजाणु मतलब माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन कैसे होगा इनके अंदर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक बात समझ लेना कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं यही माइक्रोस्पोर बनाते हैं, यही पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है सब जगह, उस हर एक सेंटर में जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं इनकी एक एक सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो इस मटेरियल को पहले हटाएं फिर बताते हैं। देखना, अगर हम कह दें कि ये जो सारी की सारी स्ट्रक्चर यहाँ बनाए हैं, इस स्ट्रक्चर को पूरा एकदम, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम का पूरा स्ट्रक्चर बनाए हैं, इस स्ट्रक्चर को ऐसे उठा करके लाएं और यहाँ पे रख दें। बात समझ में आ रहा है? इसी पूरे स्ट्रक्चर को उठा करके हम यहाँ रखने जा रहे हैं। देखना, सबसे पहले बाहर वाली क्या लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एपिडर्मिस पहले बना लेते हैं। देखना, एपिडर्मिस बनाने जा रहे हैं, ये है एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस की लेयर बना दिए हैं। अब एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन होता है बताए थे क्या? एंडोथीसियम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एंडोथीसियम की लेयर बना लेते हैं। ये एंडोथीसियम की एक एक सेल्स है। एंडोथीसियम के नीचे कौन होती हैं? 2 लेयर में पाई जा रही है, कौन? मिडिल लेयर। तो इन मिडिल लेयर्स को भी बना लेते हैं। देखना, ये मिडिल लेयर्स हैं सब ऐसे। ये मिडिल लेयर्स हो गई। अब जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती हैं, सबसे अंदर की जो लेयर होती हैं, एक बार फिर से सुनना, ये लेयर नहीं है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स हो, स्पोरोजिनस टिश्यू है, लेयर में नहीं पाई जा रही हैं। इस नाते पूछा जाए माइक्रोस्पोरेंजियम का इनर मोस्ट लेयर कौन होता है? सबसे अंदर की लेयर, तो बताओगे टैपिटम। और पूछा जाए आउटर मोस्ट लेयर कौन होती है, तो बताओगे एपिडर्मिस। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टैपिटम जो होती है इसकी लेयर बना लेते हैं। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। जैसे जैसे एक एक टॉपिक इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और प्रीवियस ईयर में नीट में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब को वहीं पे सॉल्व भी कराते चलेंगे, ठीक ना। जैसे ये टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म होता है तो कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में नीट में पूछे गए हैं उनको यहीं पे बोर्ड में अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे, ठीक।
तो ये हम बना दे रहे हैं टैपिटम की एक एक सेल्स। बताना टैपिटम के सेल्स की क्या खास बात है। सबसे पहला बताओगे टैपिटम की हर एक सेल्स जो होती है लार्ज साइज की होती है। दूसरी खास बात, इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। मैं एक ही न्यूक्लियस दिखाया हूँ, लेकिन समझ लेना कि एक से ज़्यादा है। हर एक सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तीसरी खास बात, इसमें भोजन स्टोर रहता है, खाने पीने की सामग्री। चौथी खास बात, इनके अंदर जितने भी दूसरे टाइप के सेल्स हैं उनको खाना पीना देती हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, पोषण देती हैं, ठीक ना। ये सब बातें ऐसे जुबान पे होनी चाहिए। आगे देखना, अब सेंटर में कौन है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ये इनका नाम क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में बना, यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू बना लेते हैं। देखना ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। एक चीज बताए थे स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में कि ये होमोजिनस सेल्स होती हैं। होमोजिनस मतलब इनका शेप साइज एक जैसा होगा और ये सारी सेल्स एक दूसरे से कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके रहते हैं। लेकिन हमको कंसेप्ट सिखाना है तो जनरल सा ऐसे सेल्स बना दिए हैं, इन दोनों के बीच में गैप है, लेकिन गैप होता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। अच्छा, इससे पहले कि हम आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाएं और इसमें ये पूरी क्या घटना घट रही है जिसकी वजह से माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जा रहा है और यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बन जा रहे हैं स्पोरोजिनस टिश्यू से, इस घटना को, इस प्रोसेस को बताने से पहले हम दो कंसेप्ट आप लोगों को समझाना चाहेंगे। वो है मियोसिस और प्लॉइडी। मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लॉइडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में और बोर्ड्स में पूछे जाते हैं इसके बारे में, ठीक ना। तो मियोसिस का कंसेप्ट क्या है समझना। मियोसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अगर हम कह दें ये कोई सेल है, इस सेल्स में मियोसिस करा दिया जाए, कह दिया जाए इसमें मियोसिस हो रहा है, तो कितनी सेल्स बनेंगी, तो बताओगे 4 सेल्स बनेंगी। यानी मियोसिस अगर किसी सेल्स में चल रहा है तो कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट मियोसिस का क्या है कि इस सेल्स में जिनमें मियोसिस चलता है इनको मदर सेल कहते हैं और जो बनती हैं सेल्स उनको डॉटर सेल कहते हैं, ठीक ना। ये सब के सब डॉटर सेल्स हैं और ये मदर सेल्स हैं। अच्छा, दूसरी बात, मियोसिस जब चलता है तो इस जिस सेल में मियोसिस चल रहा है उसमें जितने क्रोमोसोम होते हैं उनके आधे क्रोमोसोम इन सब डॉटर सेल्स में चली जाती हैं। कैसे, अगर कह दें यहाँ पे 46 क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, इस सेल्स में 46 क्रोमोसोम था, मियोसिस हो गया तो टोटल कितनी सेल्स बनी, 4 सेल्स बनी। और इन हर एक सेल्स में क्रोमोसोम पूछा जाए नंबर तो बताओगे इनका आधा कितना होता है, आधा 46 का 23, तो 23 यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर से हम कह दें, आगे देखो, फिर एक बार देखते हैं। अगर कोई सेल है इसमें टोटल 32 क्रोमोसोम है और इसमें कह दिया जाए मियोसिस हो रहा है, मियोसिस अगर इसमें हो जाए तो कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी और हर एक सेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे, इनके आधे, मतलब 32 का 16 सब में जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर से देखो, अगर हम कह दें कोई एक सेल है इसमें 12 क्रोमोसोम है, इसमें हो रहा है क्या, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी और इन 4 सेल्स में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, इस क्रोमोसोम का आधा, मतलब 666। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर से देखो, अगर ये कोई सेल है, इस सेल में कहते हैं 2n क्रोमोसोम है और इसमें मियोसिस हो रहा है, तो बताना कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी। और बताओ इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, तो बताओगे इस क्रोमोसोम का हाफ यानी आधा क्रोमोसोम इनमें जाएगा, यही कंसेप्ट है। तो 2n का हाफ कितना होगा, आधा, n। तो ये सब क्या क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, n। समझ में आ रहा है। ठीक, अब हम प्लॉइडी के बारे में देख लेते हैं। प्लॉइडी का कंसेप्ट क्या है। प्लॉइडी जब भी पूछा जाए, प्लॉइडी अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कह दिया जाए कि इस एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं इसकी प्लॉइडी बताओ, या पूछ लेगा कि स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स हैं इनकी प्लॉइडी बताओ। तो प्लॉइडी का मतलब होता है, ये पूछ रहा है क्या, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। बात समझ में आ रहा है। प्लॉइडी का मतलब जनरली यही समझना कि ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। डिप्लॉइड को किससे डिनोट करेंगे, 2n से। बात समझ में आ रहा है। सिंगल एन है तो हैप्लॉइड, 2n है तो डिप्लॉइड। हिंदी में इसको कहते हैं अगुणित, इसको कहते हैं द्विगुणित। हैप्लॉइड को अगुणित, डिप्लॉइड को द्विगुणित। अच्छा, यन हैप्लॉइड का कंसेप्ट क्या है, ऐसे एक बार देख लेते हैं। अगर किसी सेल्स में एक सिंगल सेट में क्रोमोसोम हो तो इनको हैप्लॉइड कहा जाता है, और अगर किसी सेल्स में डबल सेट में ऐसे क्रोमोसोम हैं, 1-2 सेट, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं, बात 2n कहते हैं।
तो ध्यान में रखना इस चीज़ को। अच्छा, अभी बताया है मियोसिस के बारे में, कहे थे ये कोई सेल है, इसमें क्या है 2n क्रोमोसोम है, तो इससे क्या समझें कि ये सेल्स जो 2n लिखे हैं एक्चुअल में ये डिप्लॉयड सेल है। अच्छा, इसमें जब मियोसिस होगा, इसमें मियोसिस करा दें तो कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी, ठीक ना। और हर सेल्स में कौन कितने क्रोमोसोम जाएंगे, n मतलब क्या समझे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, n मतलब हैप्लॉइड। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे इसको ध्यान से सुनना, क्या है कि जब किसी 2n सेल में यानी डिप्लॉयड सेल में मियोसिस अगर हो जाए तो जो बनती हैं चारों सेल्स वो हैप्लॉइड होती हैं। मतलब डिप्लॉयड सेल में मियोसिस कराने पे जो सेल्स बनेंगी वो होती हैं हैप्लॉइड। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है हैप्लॉइड और डिप्लॉयड का, तो आप लोग इसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाते हैं, ठीक ना। देखना, अगर सपोज करो ये कोई प्लांट है, इसकी रूट्स हैं, इसमें ऐसे लीफ लगी हुई हैं, ये लीफ लगी हुई हैं और यहाँ पे ऐसे फ्लावरिंग हुई है, ये फ्लावरिंग हुआ है। अब पूछ लेगा प्लॉइडी के बारे में आप लोगों से, कह दिया जाएगा बताओ ये जो रूट है इनकी एक एक सेल्स जो होंगी उनकी प्लॉइडी बताओ क्या होगा। तो मतलब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है इन रूट की एक एक सेल्स हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे, ये पूछ रहा है। तो हम कभी भी डिप्लॉइड हैप्लॉइड कब बताएंगे, देखना, कहे थे अगर कोई सेल्स अगर डिप्लॉइड है मतलब क्या है 2n है, इसमें मियोसिस अगर चल जाए तभी ये सेल्स क्या बनती हैं, n बनती है, मतलब हैप्लॉइड बनती हैं। तो कंसेप्ट समझ में ये आ रहा है कि जब तक मियोसिस नहीं चलेगा तब तक हम हर सेल्स को क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। अगर मियोसिस चल गया तब जा कर के हम हैप्लॉइड बोलेंगे। तो पूछा जा रहा है इन रूट की जो सेल्स होती हैं इनकी प्लॉइडी क्या है, तो हम हमेशा क्या बताएंगे, 2n बताएंगे, मतलब डिप्लॉइड बताएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ अभी तक कहीं नहीं बताया गया है कि इसमें मियोसिस हुआ है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ऐसे स्टेप में पूछ लिया जाए बताओ इसकी प्लॉइडी, तो क्या बताओगे 2n मतलब डिप्लॉयड। समझ में आ रहा है। क्यों डिप्लॉयड बताए, क्योंकि अभी कहीं नहीं हम बताए हैं कि यहाँ मियोसिस हुआ है, और मियोसिस जब होगा तभी ना हैप्लॉइड बताएंगे, तभी तो सेल हैप्लॉइड होंगी। जब मियोसिस हुआ ही नहीं है तो यही सेल डिप्लॉइड कहलाएगी। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, लीफ के बारे में पूछ लिया जाए कि बताओ लीफ की प्लॉइडी, तो बताओगे क्या 2n या फिर डिप्लॉइड। क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं अभी हम तुम लोग को नहीं बताएं कि यहीं कहीं मियोसिस हुआ है, ठीक। जब मियोसिस नहीं हुआ है तो डिप्लॉइड है। अब फ्लावर के बारे में पूछ लिया जाए तब। अच्छा, फ्लावर की जब चर्चा कर ही रहे हैं तो क्यों ना फ्लावर को और बढ़िया से बनाएं। याद करो वो पुराना ज़माना, जब एक समय था जब तुम लोग को फ्लावर का डायग्राम बना करके बताए थे और कहे थे कि याद रखना कि जनरल डायग्राम जो फ्लावर का हम लोग देख करके सीखेंगे सारा कंसेप्ट इस चैप्टर का, वो ये है जो बना के दिखा रहे हैं आप लोगों को। उम्मीद है कि आपको सारा पार्ट्स तैयार होगा, सारे लेबलिंग पता होंगे। देखना, यहीं पे एक बताया था ये स्ट्रक्चर, इसको क्या बोले थे, स्टाक, इसको क्या बोले थे, थैलेमस। यहीं पे होता है कौन, कैलिक्स। यहाँ पे कौन होता है, कोरोला। यहाँ पे कौन होता है, एंड्रोसियम। और ये कौन बेचारी थी, गाइनोसियम, फीमेल। और इसको घेरा कौन था, मेल। बात समझ में आ रहा है। अब देखना, अब तुमसे पूछ लेगा बताओ बाबू ये स्टाक जो है इसका प्लॉइडी क्या होगा, तो बताओगे क्या 2n यानी डिप्लॉयड। क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं हम अभी बताए नहीं है कि मियोसिस हुआ है। फिर देखना आगे, थैलेमस में पूछा जाए तो बताओगे क्या 2n। क्यों, क्योंकि अभी तक नहीं बताए हैं कहीं भी कि थैलेमस में मियोसिस हुआ है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ कैलिक्स के बारे में पूछा जाए तो प्लॉइडी क्या बताओगे, 2n। 2n का मतलब क्या समझ रहे हो, डिप्लॉयड, ठीक ना, द्विगुणित। कोरोला के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे, 2n। एंड्रोसियम या स्टामेन के बारे में पूछा जाए तो बताओगे क्या, 2n। गाइनोसियम को कहीं से पूछा जाए तो बताओगे क्या, 2n। 2n हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी कहीं हम चर्चा नहीं किए हैं कि इस जगह पे मियोसिस हुआ है। तो जब तक मियोसिस नहीं हुआ है हम तब तक क्या बताते जा रहे हैं, 2n बताएंगे, 2n बताएंगे, डिप्लॉयड बताएंगे, ठीक ना। अब देखना, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, मतलब इसके स्टामिन के बारे में। यही तोड़ करके हम यहाँ पे दिखाए हैं, इसी का ट्रांसफर सेक्शन कट किए हैं और यही बताए थे, यही स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रहा है। तो देखना, इसमें अब पूछ लिया जाए, अभी देखो कहानी कहाँ तक जाती है आगे, ये 2n कहाँ तक पहुँचता है। देखना, ये सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस, जो यहाँ पे बनाए हैं। पूछ लिया जाए इस एपिडर्मिस का
इस एपिडर्मिस की प्लॉइडी, तो बताओगे क्या 2n, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कहीं नहीं बताया है कि मियोसिस हुआ है। ऐसे इंडोथीसियम 2n, मिडिल लेयर 2n, टैपिटम 2n, स्पोरोजिनस टिश्यू की जितनी सेल्स हैं इनको भी हम क्या बोलेंगे 2n, यानी डिप्लॉयड, यानी सारी की सारी सेल्स डिप्लॉयड तब तक होंगी जब तक कि मियोसिस न हो। अच्छा, ये क्या बताए हैं इसके बारे में, इसके बारे में ये बताए हैं कि ये अभी एंथर यंग है, अभी ये पूरी तरीके से नादान है, ये मैच्योर नहीं है, इसमें पॉलन सैक नहीं है, इसमें पॉलन ग्रेन्स नहीं है, लेकिन वक्त गुजरता गया, समय बीतता गया, धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है और ये धीरे धीरे विकास अब कर रहा है, धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है एंथर। तो जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है तो इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की प्रोसेस चलने लगती हैं। जैसे यहाँ पे देखना, ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो एक एक सेल्स हैं, जब एंथर धीरे धीरे मैच्योर होता है तो इन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यू की एक एक सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल किसको हम कह रहे हैं, स्पोरोजिनस सेल्स को। जैसे ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये सब के सब माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। जो एक वक्त था स्पोरोजिनस सेल्स कहलाती थी, स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाती थी, आज इन सब को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं, क्योंकि अब इनमें कोई स्पेशल टाइप की घटना घटने वाली है। बात समझ में आ रहा है, देखना। तो पूछा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, तो क्या बताओगे 2n। क्यों 2n बता रहे हैं, क्योंकि अभी कहीं नहीं बताए हैं कि इसमें मियोसिस हुआ है, ठीक ना। अब देखना, इसमें हम कह दें कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, इस वाले सेल में मियोसिस हुआ। ध्यान देना, यहाँ पे हम मियोसिस करा रहे हैं, अभी तक कहीं मियोसिस नहीं बताए थे, लेकिन यहाँ पे जो स्पोरोजिनस सेल्स थी जिसको अब माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है, मियोसिस होने जा रहा है। तो जैसे इनमें मियोसिस हुआ तो बताओ कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी। लेकिन यहाँ पे ये 4 सेल्स जो बनाई हैं, इस केस में याद रखना ऐसे नहीं होती, ये चारों सेल्स एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं, ठीक है। और वो जो चिपकाने वाला मटेरियल होता है, इनको चारों को आपस में चिपका के रखता है, उसका नाम होता है कैलोज, यानी कैलोज नाम का मटेरियल इन चारों माइक्रोस्पोर को चिपका के रखती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है। ये जो चारों सेल्स बनी अब, इनको हम कहते हैं क्या, माइक्रोस्पोर। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, माइक्रोस्पोर, ठीक है ना। तो इस जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, इनसे क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर। तो सुनना, माइक्रोस्पोर को ऐसी मदर सेल जो माइक्रोस्पोर पैदा करे उसको कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी ये मदर सेल है जो माइक्रोस्पोर बनाएंगी, इस नाते इस सेल्स को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। यही पूरा प्रोसेस जो होता है इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। अब इसको डिफाइन करना है तो कैसे कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये पूरी डिफिनीशन हो गई इसकी। अच्छा, अब देखना, यहाँ पे जो चारों के चारों माइक्रोस्पोर हैं, ये सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, यानी 4 के ग्रुप में हैं। तो क्लस्टर ऑफ 4 माइक्रोस्पोर सेल्स इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इनको हम, टेट्रा मीन्स 4, इनको हम कहेंगे, इस समूह को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। लेकिन एक को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर। इन ग्रुप को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। हिंदी में बोले तो लघु बीजाणु चतुष्क। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे टैपिटम जो है ये एक रोल प्ले करेगा। इससे पहले हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि ये जो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, ये अपने आप में मियोसिस करा के क्या बना ले रही हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ऐसे हर एक सेल्स जो यहाँ पे रही होंगी, इन सब में ऐसे क्या चला होगा, मियोसिस, जिससे बने क्या होंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ऐसे यहाँ पे हर एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, इन सब में मियोसिस चला होगा और यहाँ पे सारे के सारे क्या बने होंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने होंगे। ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बने होंगे, ठीक है ना। ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बने होंगे। ये सब के सब माइक्रोस्पोर टेट्राड है। यहाँ माइक्रोस्पोर टेट्राड है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ऐसे सब बने होंगे, ठीक। अच्छा, देखना अब आगे, यहाँ पे पूछा जाएगा प्लॉइडी के बारे में। अब यहाँ फिर से एक बार प्लॉइडी पूछी जा रही है। मतलब क्या पूछा जा रहा है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पे पूछा जाए म्यूस, इसका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसकी प्लॉइडी क्या होगी, तो यहीं पे लिखे हो क्या 2n लिखे हो, 2n ही तो लिखे हो। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसकी प्लॉइडी होती है 2n और इसमें मियोसिस होगा तो इसकी आधी क्रोमोसोम इन सब में जाएगी। मतलब माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी पूछा जाए तो बताओगे क्या n, बात समझ में आ रहा है, इन चारों में n होगा। यानी माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है कैसा होता है, ये डिप्लॉइड होता है। ये समझ में आई बात, देखना आगे। फिर यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन के तैयार हो गए, ठीक ना। अब यहाँ पे कह सकते हैं ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं इन सब सेल्स में मियोसिस चला और बना लिया क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड आ गए, यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड आ गए, ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राड यहाँ पे भर गए। स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ से गायब हो गई। तो इस चीज़ को हटाते हैं और यहाँ माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देते हैं। देखना ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राड है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्यों, क्योंकि मियोसिस के बाद से बने हैं। देखना अगला कहानी क्या है। ये जो टैपिटम की सेल्स हैं इनमें बताया था कि भोजन रहता है, खाने पीने का सामान रहता है। और ये जो नए नए माइक्रोस्पोर टेट्राड आए हैं इनको खाना देना शुरू करती है, इनको भोजन देना शुरू करती है। क्यों, क्योंकि ये अभी नादान है, बच्चे हैं, धीरे धीरे खाएं पिए फले फूलें और एक समय आएगा इन्हीं का यूज होगा अगली पीढ़ी बनाने में। इस नाते इनको पोषण दिया जाता है। और ये जो टैपिटम की सेल्स होती है इनको पोषण देने के चक्कर में खुद अपने आप डिस्ट्रॉय होती जाती है। यानी इनकी लेयर एक एक लेयर गलती जाती है, ख़त्म होती जाती है। और ये जैसे ही लेयर यहाँ की खत्म हुई इन सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड को और जगह मिल जाता है इनमें एडजस्ट होने के लिए, रहने के लिए, ठीक ना, खेलने कूदने के लिए। देखना यहाँ पे ये प्रोसेस यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक ना। ये क्या कर रहा है, ये जो टैपिटम की सेल्स हैं इन सारी माइक्रोस्पोर टेट्राड को पोषण दे रहा है, खाना दे रहा है। और इन्हीं खाना देने के चक्कर में ये सारी की सारी सेल्स धीरे धीरे लेयर गलती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। जब यहाँ से लेयर गलेगी तो ये खोखला होता जाएगा ऊपर से नीचे तक। यानी यही प्रोसेस इसमें भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक ना। अब जैसे ये इतनी जगह खाली हो गई, ये गल गई टैपिटम की सेल्स, इनको पोषण देने के चक्कर में तो ये सारे के सारे अब और स्वतंत्र हो जा रहे हैं और अच्छे से इधर उधर टहल घूम पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो टैपिटम की सेल्स होती हैं ये सेल्स अब इन माइक्रोस्पोर टेट्राड से कहेंगी कि अब तुम धीरे धीरे अब बड़े हो गए हो, तुम्हारा धीरे धीरे समय बीत रहा है, ठीक है। अब समय आ गया है, ये चिपका चिपकी बंद करो, एक दूसरे से जो चिपके हो ये खत्म करो, अब तुम लोग स्वतंत्र हो जाओ क्योंकि आगे बड़े बड़े काम करने हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी करना है। तो इस नाते ये टैपिटम की जो सेल्स होती है एक एंजाइम निकालती है, नाम होता है कैलेज। और ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, ये जो चारों माइक्रोस्पोर कैलोज नामक मटेरियल से चिपके हैं, क्या था ये कैलोज था। और ये क्या है, कैलेज। यही कैलेज एंजाइम क्या करता है, जैसे ही इनके पास आता है इनके बीच का जो गोद होता है कैलोज नामक, इसको मिटा देता है, गला देता है, जिससे ये चारों एक दूसरे से ऐसे अलग हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो हमने क्या बताया कि ये जो चारों हैं ये चारों के चारों एक दूसरे से ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। कैसे, ये कैलेज नाम का मटेरियल निकाल रहा है और ये कैलेज नाम का मटेरियल इनके बीच में जो कैलोज नाम का मटेरियल चिपका के रखा था उसको गला देता है। और जैसे गलाएगा सारे के सारे जो ये सेल्स होंगे अलग हो जाएंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड अब टेट्राड नहीं रह गया, अब हर एक जो है एक एक करके अब वो माइक्रोस्पोर है। अब देखना ऐसे यहाँ की टैपिटम की जो सेल्स होगी ये क्या निकालेगी, कैलेज। ये कैलेज नाम का एंजाइम क्या करेगा, इन जो सेल्स है माइक्रोस्पोर टेट्राड के बीच में कैलोज है उसको गला देगा। कैलेज यहाँ से गला, कैलोज गला तो ये सारे के सारे क्या होंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड स्वतंत्र हो जाएंगे, सारे माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे, ठीक। कैलोज नाम का मटेरियल जो इन सबको चिपका के रखा था उसी गोद को यहाँ पे हटा दिया जा रहा है। किसकी मदद से, कैलेज की मदद से, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर अलग हो गए। तो यहाँ अलग करके दिखा देते हैं, देखना यहाँ पे माइक्रोस्पोर ऐसे अलग हो गए, सारे के सारे जो कभी ग्रुप में थे टेट्राड थे आज सब माइक्रोस्पोर अलग हो गए, ठीक। यहाँ पे भी देखो ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राड अब नहीं रह गए,
यहाँ पे सारे के सारे क्या हो गए, माइक्रोस्पोर अलग हो गए। और इधर ये सारे माइक्रोस्पोर जो है इन सब से पोषण भी ले रही है, इन सब से खाना भी खींच रही है, जिससे ये धीरे धीरे टैपेटम की लेयर डिस्ट्रॉय होती जा रही है। अब देखना इधर लेयर डिस्ट्रॉय होती जा रही है और खाली जगह बनता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इस यानी ऊपर से नीचे तक खोखला होते जा रहा है ये लेयर गलने की वजह से, यानी एक थैली बनती जा रही है। इसी थैली को अब हम क्या बोलेंगे, पॉलन सैक कहेंगे। समझ में आया कैसे पॉलन सैक का फॉर्मेशन हुआ? ये जो लेयर थी टैपेटम की, इनको पोषण देने के चक्कर में अपने धीरे धीरे नष्ट होती गई, गलती गई, जिससे यहाँ ऊपर से नीचे तक ये पूरा खोखला होते गया, ठीक ना। और उसमें ये जो माइक्रोस्पोर है इनको रहने के लिए जगह मिल गया और स्वतंत्र रूप से इसमें रह रहे हैं। अच्छा, ये जो एक एक माइक्रोस्पोर हैं, ये माइक्रोस्पोर जब धीरे धीरे समय बीतता मैच्योर हो जाते हैं, इन्हीं माइक्रोस्पोर को हम पॉलन ग्रेन्स कहने लगते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? इन्हीं माइक्रोस्पोर को हम क्या कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स कह रहे हैं। तो मतलब माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक। देखना ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर जो बने हैं यही क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं। अब एक वर्ड समझना, पीएमसी क्या होता है, पॉलन मदर सेल क्या होता है, तो इसको समझना एक बार फिर से देखते हैं। एक बार फिर से देख लो, फिर उसके बाद बताते हैं। बताए थे कि ये जो टैपेटम होता है इसके नीचे इसके अंदर सेंटर में कौन होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। समय बीता इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहे थे और इसी में मियोसिस कराए थे। मियोसिस कराने के बाद 4 सेल्स बने थे। ये 4 सेल्स एक दूसरे से कैलोज से चिपके थे, इस नाते इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहे थे। और यही माइक्रोटेट्राड जो थे ऐसे बीच की लेयर गल गई थी जब, तो ये माइक्रोस्पोर हो गए थे। और यही माइक्रोस्पोर को बाद में हम क्या कहने लगे, इसी माइक्रोस्पोर को हम पॉलन ग्रेन्स कहने लगे। बात समझ में आ रहा है? ये पॉलन ग्रेन्स हो गए जो चारों अब अलग हो गए माइक्रोस्पोर। अच्छा, ये बने किससे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो चूंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल ही क्या बना रही है, पॉलन ग्रेन्स, इस नाते इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल के साथ साथ इसको पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल्स। इसी को शॉर्ट में पीएमसी कहा जाता है। तो पीएमसी वर्ड जहां पे भी आ जाए तो समझ जाना ये मेल के बारे में बात कर रहा है, पॉलन मदर सेल के बारे में बात कर रहा है। पूछा जाएगा प्लॉइडी क्या है पीएमसी की, तो पीएमसी की प्लॉइडी बताएंगे 2n होती है, यानी डिप्लॉइड होती है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अब देखना ये पूरी बातें समझो। अब तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, देखना। The process of formation of माइक्रोस्पोर, और यही माइक्रोस्पोर क्या कहलाए थे, पॉलन ग्रेन्स। तो ब्रैकेट में पॉलन ग्रेन्स भी लिख सकते हो, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम क्या लिख सकते हैं, पॉलन मदर सेल यानी पीएमसी लिख सकते हैं, ठीक। अब किससे हो रहा है, किस माध्यम से, थ्रो मियोसिस। मियोसिस जब हो रहा है तभी हो रहा है, थ्रो मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये जो है पूरी डिफिनीशन हो गई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो ये पूछा जाता है एग्जाम पे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो सीधे बताएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस होगा तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, ठीक ना। और वही माइक्रोस्पोर जो चारों एक दूसरे से ग्रुप में जुड़े हुए थे जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते थे, एक समय आएगा कैलेज नाम का एंजाइम उसके बीच की दीवार को गला देगा और चारों माइक्रोस्पोर ऐसे अलग अलग हो जाएंगे और वो माइक्रोस्पोर बाद में पॉलन ग्रेन्स कहलाने लगेंगे। तो एक बात समझ में आ गई कि कैसे ये माइक्रोस्पोरेंजिया एक समय था जब ये पूरा एंथर जो था यंग था, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम था। और धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो यहाँ पे जो घटनाएं घटी अभी बताया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, जिसकी वजह से टैपेटम की लेयर गल गई और यहाँ पे खोखला जगह बन गया और यही माइक्रोस्पोरेंजियम अब पॉलन सैक कहलाने लगा। और इन्हीं पॉलन सैक में जो माइक्रोस्पोर थे अब वो माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स कहलाने लगे,
ठीक है ना। ऐसे हम बताए थे शुरू में ही कि ये 2 पॉलन सैक इसमें है, 2 पॉलन सैक इसमें है, ये सब के सब क्या हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, ये सब के सब पॉलन ग्रेन्स इसमें भरे पड़े हैं। और पूछा जाए पॉलन ग्रेन्स की प्लॉइडी बताओ तो बताओगे क्या, यन यानी हैप्लॉइड। क्यों, पॉलन ग्रेन्स कैसे बने हैं, मियोसिस से बने हैं। जब PMC पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ था तभी जा कर के पॉलन ग्रेन्स बने थे। तो यहाँ पे जो बने हैं ये इनके आधे होंगे और ये थे 2n, तो ये होंगे n, मतलब n मीन्स हैप्लॉइड। तो पॉलन ग्रेन्स कहीं भी पूछा जाएगा, ये चीज़ रट लेना, दिमाग में रख लेना। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉलन ग्रेन्स के बारे में कभी भी पूछा जाए कि इसकी प्लॉइडी क्या है तो बताएंगे हैप्लॉइड है यानी कि n है। ठीक। अच्छा, पूछा जाता है कि टैपिटम का आप फंक्शन बताओ क्या क्या है, टैपिटम के बारे में और क्या क्या लिख सकते हो। एक फंक्शन और अभी अभी सीखे हैं तो देखना यहाँ पे अगर हम लिख दें फंक्शन ऑफ टैपिटम, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। फंक्शन ऑफ टैपिटम, टैपिटम की फंक्शन अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे, पहला पॉइंट कि टैपिटम जो होता है इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पोषण देता है। तो लिखेंगे क्या, नरिशमेंट, एक मिनट, प्रोवाइड नरिशमेंट, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या लिखेंगे, इट सिक्रीट्स, कौन सा एंजाइम सिक्रीट किया था, कैलेज एंजाइम, ये कैलेज एंजाइम सिक्रीट किया था टू डिग्रेड, गलाने के लिए, टू डिग्रेड कैलोज मटेरियल प्रेजेंट, जो उपस्थित था किसके बीच, प्रेजेंट बिटवीन द माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ बिटवीन ने लगाकर एमोंग लिखना, एमोंग यूज मोर देन 2 के लिए। तो क्या लिखेंगे कि पहली बात तो टैपिटम जो होता है वो कैलेज नाम का मटेरियल निकालता है जो कैलोज को डिस्ट्रॉय करेगा, और दूसरा एक फंक्शन क्या बताएं, एक नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। अच्छा, इस तरीके से हम सारी की सारी जो प्रोसेस थी एक पॉलन सैक के फॉर्मेशन में बता दिए हैं कि कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम जो है अपने आप को पॉलन सैक में कन्वर्ट कर लेता है और इसमें ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स भर गए हैं। ठीक है ना। अब हम जो है अगली वीडियो में बताएंगे कि ये जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक माइक्रोस्पोर को यहाँ से निकाल के रख दें तो सारे माइक्रोस्पोर के बारे में समझ सकते हैं कि एक की स्टडी अगर देख लें, एक का स्ट्रक्चर अगर देख लें, इनकी स्टडी कर लें तो समझ जाना सारे के सारे माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर और फंक्शन वैसे होगा, वैसे ही बनावट होगी। ठीक है ना। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है इसकी क्या स्ट्रक्चर है, इसकी क्या बनावट है, इस आगे चल के क्या रोल प्ले करेगा, ये क्या फंक्शन करता है, ये सब हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे और वो वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से ये वीडियो थोड़ा डिले हुआ है और थोड़ा लेट से अपलोड कर रहे हैं। ठीक है ना। थैंक यू, गुड बाय।